नारियल बर्फी वाली बीवी। रूपेश और कमला पति पत्नी थे। दोनों अपना बेटा रवि के साथ खुशी खुशी रहते थे। रूपेश का बड़ा नारियल का खेत था। वह रोज जाकर नारियल का पेड़ चढ़कर नारियल तोड़ता था। फिर उसके सारे फसल को मार्केट में ले जाके बेचता था। उसको थोड़ी बहुत मुनाफा भी होती थी। एक दिन रूपेश आकर कमला से कहा, कमला, कहाँ है मेरा प्यारा बेटा? मैं उसे मेरी तरह नारियल वाला नहीं बनाना चाहता हूँ। उसे पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बनना है। अरे वो देखो, तुम्हारा लाडला आ रहा है खेल से। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दो ना। बेटा रवि, तुम्हें सिर्फ खेलना ही नहीं, तुम्हें बहुत अच्छी तरह पढ़ना लिखना भी चाहिए। हाँ पापा, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कल आपके साथ खेत में ले जाना। मैं भी नारियल तोड़ना सीखूंगा। ठीक है बेटा। ऐसा रूपेश और रवि दोनों अगले ही दिन सुबह ही खेत में जाते हैं। तभी रूपेश ने बोला, बेटा तुम अच्छी तरह से देखते ही रहना, चढ़ो मत, अगर संतुलन नहीं रहेगा तो गिर जाएगा। ऐसा बोलकर रूपेश नारियल का पेड़ चढ़ जाता है और नारियल तोड़ना शुरू करता है। उसके बाद दूसरा और तीसरा पेड़ भी चढ़ा, लेकिन इधर रवि एक पेड़ थोड़ा चढ़ जाता है और उसका पांव फिसलने से नीचे गिर जाता है। रवि को कुछ नहीं होता, लेकिन उसका चिल्लाने की आवाज सुनकर रूपेश जो पेड़ के ऊपर था उसका संतुलन बिगड़ जाता है। उसका पैर फिसलकर जोर से नीचे ऊपर से गिर जाता है। उसको कमर पर जोर से चोट भी लगती है। तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। कमला और रवि के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। वहां पर डॉक्टर ने बोला, कमला दीदी, रूपेश की रीढ़ की हड्डी दब गई है। उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी है। मेरे ख्याल से वह अभी कुछ महीने तक बैठ भी नहीं सकता। हे भगवान, ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलो। माँ और बेटा रूपेश को मिलने कमरे के अंदर जाते हैं। तभी रूपेश ने बोला, कमला, तुम चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि अब मैं उठ नहीं सकता। मैं अपने दोस्त किरण को बुला लिया है। अभी वही हमें कुछ सहायता कर सकता है। तुम चिंता मत करो। 2 दिन के बाद रूपेश का दोस्त किरण कमला को मिलने आता है। अरे भाभी, तुम चिंता मत करो। पहले ये बोलो कि तुम कौन सा पकवान स्वादिष्ट बना सकती हो। भाई साहब, मैं नारियल की बर्फी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। मैं अपने दादी माँ के पास सीखी है। अच्छा, तो ठीक है, आप जल्दी नारियल का बर्फी बनाकर मुझे देना। मैं अपने मिठाई के दुकान पे नारियल की बर्फी लगा दूंगा। जो भी पैसा उसे बेचने से आएगा मैं उसे आप ही को दूंगा। ये वादा है मेरा। जैसे ही किरण अपने दुकान पे कमला का नारियल का बर्फी लगाया, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। बर्फी का सेल्स आसमान छूने लगते हैं। स्वादिष्ट होने की वजह से उसको और कमला को बहुत मुनाफा होता है। ये सब देखकर कमला और रूपेश बहुत खुश हो जाते हैं। रवि भी अच्छी तरह पढ़ने लगता है। कुछ महीने के बाद जब रूपेश को ठीक हो गया, तीनों मिलकर नारियल की बर्फी का अपना एक ठेला भी खोलते हैं और ऐसा ही खुशी खुशी से जीने लगे। सूरजपुर नाम का एक गांव में संजय करके एक आदमी था। उसको देखकर सभी लोग बहुत हंसते थे और चिढ़ाते थे, क्योंकि उसको बिल्कुल मूंछ ही नहीं थे। संजय इसीलिए हर वक्त बहुत परेशान रहता था। एक दिन वह अपने दादाजी के घर आए। तभी उसके दादाजी ने पूछे, अरे बिटुआ, क्या बात है? तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। दादाजी, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि मेरा मूंछ ही नहीं है। आप ही मुझे कुछ आइडिया दे सकते हैं। अरे संजय बेटा, तुम एक काम करो, जाकर उस अलमारी में से एक तेल का डब्बा लेकर आना। ये एक जादुई तेल है। तुम इस तेल से रोज तुम्हारे मूंछों पे लगाना, फिर देखना कमाल। कुछ दिन संजय ने जैसा ही अपने दादाजी बोले वैसा ही किया। एक दिन वह जब अपने नींद से उठा, तभी वह आईने में अपना चेहरा देखकर चौंक जाता है। उसके मूंछ बहुत बड़े हो चुके थे और बहुत मजबूत भी थे।
जब वह गांव में बाहर गया, सभी लोग उसके लंबे मूंछों को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी उसने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखता है। इस साल के मूंछों की प्रतियोगिता सूरजपुर में ही आयोजन कर रहे हैं। जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं उनका नाम और फोटो हमारे ऑफिस में भेजिए। तभी संजय तुरंत उसके मूंछों के साथ एक फोटो और उसके नाम लिखकर भेजता है। आखिर में मूंछों की प्रतियोगिता का दिन आ ही जाता है। दूर दूर से लोग बड़े बड़े मूंछ लेकर सूरजपुर में आ जाते हैं। उस प्रतियोगिता में सभी अपने मूंछों पर बड़े से बड़ा चीज लगाकर बिना गिरे दिखाना है। पहले एक आदमी आया और 2 नींबू लगाकर दिखाया। फिर और एक आदमी आया और उसके बड़े मूंछों पर 2 केले लगाकर दिखाया। सभी लोग तालियां बजाने लगे। फिर एक आदमी आया, उसने 2 पपीता लगाकर दिखाया। और बाद में संजय आया, उसने 2 बड़े बड़े तरबूज दोनों तरफ लगा के दिखाया। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। उस तरह संजय को पहला प्राइज मिल जाता है और साथ ही उसको 1 लाख रुपए भी मिलता है। संजय खुश होकर सबको ये बात बताता है। अरे देखो गांव वालों, मुझे सभी चिढ़ाते थे ना कि मुझे मूछें नहीं है। अभी देखो, मूछों की कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। लेकिन ये देखकर संजय का दोस्त बलवीर को अच्छा नहीं लगा। इसके बारे में कुछ करना चाहा। इसीलिए रात के समय बलवीर धीरे धीरे से संजय के घर एक कैंची लेकर जाता है। संजय को सोता हुआ देख उसके मूंछों को काटना चाहा, लेकिन उसको पता नहीं है संजय उसका रखवाली के लिए एक कुत्ता पालना शुरू किया। जैसे ही बलवीर संजय के पास गया, तुरंत कुत्ता बलवीर को काट देता है। हे भगवान, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कुत्ते ने काट लिया है मुझे। चिल्लाने की आवाज सुनकर संजय और उसके दादाजी उठकर बलवीर को बहुत पीटते हैं और बलवीर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। तब से संजय लंबे मूंछों वाले के नाम से मशहूर हो गया। 2 चतुर सोने की बकरियां। राधा के पास 2 सोने की बकरियां थीं। असल में वो सोने की नहीं थी, लेकिन राधा उन्हें लेकर गांव-गांव घूमती, उन पर सुनहरे रंग कर देती और लोगों से कहती कि वो कोई आम बकरियां नहीं हैं, वो बहुत ही खास और जादुई बकरियां हैं। उनसे जो वरदान मांगा जाए वो पूरा होता है। इसी तरह वो बहुत खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही थी। इन दोनों सुनहरी बकरियों के कारण मेरा जीवन तो स्वर्ग सा बन गया है। अजी सुनते हो, आज मैं सामने वाले गांव में जा रही हूँ। देखती हूँ वहाँ कितने मूर्ख मुझे मिलते हैं और आज कितना पैसा जमा कर पाती हूँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ। राधा अपनी दोनों बकरियों को लेकर सामने के गांव में जाती है। रास्ते में उसे बहुत थकावट महसूस होती है। वो अपना पानी और खाना लेकर बैठ जाती है और बकरियों को दूसरी किसी पेड़ के पास बांध देती है। तब बकरियां आपस में बात करने लगती हैं। ओह, तो अब राधा मालकिन को खाना खाना है। हाँ बहन, इसने तो हमारा जीवन बर्बाद कर दिया है। हमारी चमड़ी खराब हो रही है। ये ना जाने किस तरह का रंग हमें लगाती है। देखो, हम भी कोई मूर्ख नहीं है गंगा। चलो आज हम यहाँ से भाग चलते हैं। मगर ये कैसे संभव है? ये यहाँ पर खाना खा रही है और बहुत जल्द इसका भोजन खत्म हो जाएगा। दोनों बकरियां बहुत चतुर थीं, लेकिन उनकी चतुराई राधा के सामने फीकी पड़ जाती। एक दिन दोनों बकरियों ने तय कर लिया, आज कुछ भी हो जाए इस घर से भाग कर रहेंगे। तभी एक औरत उनके पास आती है। राधा, कुछ समय के लिए अपनी बकरियां मेरे घर भेज दो। ऐसा क्यों? मैं जानती हूँ तुम्हारी दोनों बकरियां अंतर्यामी हैं। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, मगर हाँ, इतना बता दूं कि मेरे घर में हमेशा झगड़ा रहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान का इन पर आशीर्वाद है। अगर मैं इन्हें अपने घर में 1-2 दिन बांध दूंगी ना, तो मेरे घर में भी खुशियाँ लौट आएंगी। मगर इस बात के तो बहुत पैसे लगेंगे बहन। मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये लो, तुम मेरे सोने का हार भी रख लो। दोनों बकरियां इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती थीं।
जैसे ही वो औरत उन दोनों बकरियों को लेकर अपने घर जाती है और राधा खुश हो जाती है, दोनों बकरियां रास्ते में उसी औरत से कहती हैं, सुनो सुनो, आप तो सच में बोल सकती हैं क्या? कुछ कहना चाह रही हो? हाँ हाँ कहो। बकरी की बात उस औरत को समझ तो नहीं आती, लेकिन वो अपने हाथ से उनकी कमान छोड़ देती है। गंगा और जमुना इसी बात का चतुराई से फायदा उठाती हैं और अचानक गायब हो जाती हैं। अरे दोनों बकरियां कहाँ गई? अब मैं राधा को क्या जवाब दूंगी? वो औरत इधर उधर जाती है, दोनों बकरियों को ढूंढती है। तभी उसकी नजर जाती है एक तालाब के पास, जहाँ दोनों बकरियां नहा रही थीं, लेकिन उन पर सुनहरे रंग की कोई परत नहीं थी। अरे ये तो वैसी ही बकरियां लग रही हैं, मगर ये तो सोने की नहीं है। मुझे कहीं और जाना चाहिए। वो औरत उन बकरियों को छोड़कर दूसरी जगह चली जाती है और दोनों बकरियां अपना रंग छुड़ाकर आम बकरियों की तरह बन जाती हैं और अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताने लगती हैं।